तो ये कलर जो है इंसान को इन्फ्लुएंस भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यूएई का अपना ब्रांड नेशनल लोगो और झंडा 17 टाइम्स चेंज हुआ है। हम जो कलर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्राइमरी कलर्स भी होते हैं। तो जब कलर हार्मनी क्या चीज़ होती है? यहाँ पर डिसेबिलिटी का मतलब है जो सटल डिसेबिलिटीज़ है, लाइक कलर ब्लाइंड। हायरार्की क्या है? जब आपके पास कंटेंट की हायरार्की होती है, टेक्स्ट की हायरार्की होती है, देयर मस्ट बी अ कलर हायरार्की। कोई सक्सेस स्टोरी हो जहाँ कलर ने ऐसा रोल प्ले किया हो कि आप कह लें कि बिजनेस को सक्सेस हुई हो। जब एक्सेसिबिलिटी को आप देखते हैं तो उसमें फिर कलर टोन्स उन लोगों के लिए जो कलर ब्लाइंड है वो कैसे क्रिएट करते हैं? पीपल विद डिसेबिलिटी का पूरा सेक्शन है वहाँ पे। ठीक है। तो बल्कि वहाँ पे वो सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, अगर आप वहाँ पे करना चाहें ना तो बाकायदा आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं कि मैं CSS में कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं किसी डिज़ाइन के टूल में कैसे कर सकता हूँ। और अगर हम बात करें अब डिज़ाइन टूल्स में, तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी टूल्स ऑनलाइन भी हैं जिसमें आप अपने डिज़ाइन को चेक करके एक्सेसिबिलिटी वैलिडेशन कर सकते हैं। और फिग्मा में प्लगइन्स हैं। जितना ज़्यादा कलर इमोशंस को ट्रिगर करते हैं तेज़ी के साथ, यानी इम्पल्सिव डिसीजंस में, उतना ज़्यादा कोई और चीज़ इंपैक्ट नहीं करती। वर्ड्स इंपैक्ट नहीं करते, टाइपोग्राफी नहीं करते, वर्ड्स इंपैक्ट नहीं करते, मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज इंपैक्ट नहीं करती जितना कलर इंपैक्ट करता है। आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं थी तो उस कलर को देख के आप ख़रीदने का फैसला कर चुके हुए हैं, अभी दिमाग ने एक्ट ही नहीं किया कि इसकी प्राइस क्या है अभी चीज़। स्टाइल गाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसे हम कहते हैं ब्रांड टोन एंड ब्रांड वॉइस। कि उस ज़माने में बागात होते थे और पार्क होते थे जहाँ पे ये सब मामलात होते थे तो आपको उस तरह के कलर नजर आएंगे। बहुत आगे निकल गए हम। मैं देखा है कलर्स के साथ जो है इलाज भी हो रहा है। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट ज़िशानुर रहमान। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुल्कर अंसारी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे कलर थ्योरी क्या होती है और इसको हम यूआई डिज़ाइन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जुल्कर अंसारी साहब, हमें कलर्स के बारे में बताएं और उसके बाद थ्योरी क्या है, ये क्यों थ्योरी कही जाती है, क्यों बनाई गई है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आपका टॉपिक बड़ा शानदार है, हमेशा की तरह अच्छा होता है। सो कलर्स जो हैं, कलर्स बेसिकली ये एक वेव लेंथ है, लाइट है जिसको इंसानी आंख देखती है और दिमाग तक पहुंचाती है। तो इसकी 3 चीज़ें आपने समझनी है। अगर लाइट के थ्रू आए तो वो एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने अंदर रख के आ रही हैं। तो उनको दिमाग, उसको ह्यूमन आई जो देखती है वो फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू देखती है, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्स भी कहते हैं। वो कॉन्स जो पिगमेंट्स के साथ चेक करती हैं स्पेक्ट्रल कलर्स को। स्पेक्ट्रल कलर्स क्या होते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो वही हमारे साथ कॉन्स की सूरत में होती हैं। वो उनको सिग्नल्स के तौर पे पकड़ती हैं, डिकोड करके ब्रेन तक देती हैं, और ब्रेन जो है वो उनको इंटरसेप्ट करता है कि कलर्स की वेवलेंथ क्या है। इट्स 380 NB टू 700 NB की रेंज है। सो ये वेवलेंथ को चेक करके कलर्स के साथ डिफाइन कर देता है कि इस वक्त कलर ये है और इसकी इंटेंसिटी ये है। यानी आपको कई बार ऐसा नज़र आएगा कि रेड का लाइट कलर, रेड का हार्ड कलर। सो वो इंटेंसिटी जो है ना वो डिफाइन करती है NBs में। सो ये वेवलेंथ है। सो इन्हीं कलर्स के मिक्सचर से जब मुख्तलिफ कलर्स बनते हैं तो दिमाग इंटरप्रेट करता है इन फोटो रिसेप्टर सेल्स के साथ। तो कलर तो ये है। कलर थ्योरी जो है ये इट्स अ सेट ऑफ फ्रेमवर्क और रूल्स हैं जिसके थ्रू हम कुछ डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे कौन से कलर्स आने चाहिए। फॉर इंस्टेंस आई डाउट कि कोई बड़ी बिग ब्रांड या बहुत जो आपके जहन में मेमोरी महफूज हो उसमें आपने रेड के साथ ब्लू का कम्बिनेशन देखा हो, क्योंकि रेड के साथ जो आइडियल कम्बिनेशंस हैं वो ऑरेंज या येलो हैं। दो आप कोई भी कम्बिनेशन कर सकते हैं। सो वो जो रूल्स और सेट्स हैं के साथ किया जाता है एग्जैक्टली। सो नहीं, रेड के साथ ब्लैक नहीं किया जाता बिकॉज आपको कलर ब्लाइंडनेस और उसका ख्याल रखना होता है कि उनको रेड ब्लैक दिखता है, तो रेड के साथ वाइट यूज़ होता है और दैट्स अ मेन रीज़न। सो कलर के कम्बिनेशन की, बाय द वे, यही डेफिनेशन अगर हम देख लें तो ये भी एक रूल है। तो इनको कलर थ्योरी कहते हैं कि आप डिफाइन करते हैं कि किस थ्योरी के तहत हम कलर्स के कम्बिनेशंस लेके चलेंगे। ठीक है। कलर थ्योरी जो है उसका यूआई डिज़ाइन के ऊपर इम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा। बिकॉज आप समझिए कि जब आप यूआई डिज़ाइन बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंटरफेस में है, मोबाइल है, वेब है, टैबलेट है, उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो आपने डिफ़ाइन करनी होती है वो थीमिंग है। और थीमिंग में जो पहली चीज़ आपने डिफ़ाइन करनी होती है, डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसकी यूएक्स की बात करते हैं तो फिर आप वाइट फ्रेम पे चलते हैं आइडिएशन में, लेकिन डिज़ाइन में आपने जो बात करनी है तो आप थीम से स्टार्ट करते हैं। और थीम में पहली चीज़ जो आपके जहन में आती है, इट्स अ कलर।
although you can start with the typography, you can start with anything, लेकिन normally it started from the color. तो कलर से डिफाइन होता है एक मूड. बिल्कुल. सो वो मूड बोर्ड आप एक ब्रेक में बात कर रहे थे कि मूड बोर्ड्स क्या. सो मूड बोर्ड एक इमोशंस क्रिएट करते हैं. अगर आप एज अ डिज़ाइनर 4 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और आपने एक मूड बोर्ड क्रिएट किया हुआ है, सो दैट मूड बोर्ड इज़ फंकी एंड अ जॉली एंड यू आर हैप्पी, इट हैज़ अ हैप्पी एंड प्लेयर मोमेंट. एट द सेम टाइम आपको एक और क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट के अपडेट आ गई. वो क्लाइंट है मेच्योर, बिजनेस ओरिएंटेड, सो उसका लग्जरी स्टाइल है. आपने उसका साइट, आप उसकी साइट में आए, उसकी काम में शुरू हुए, फिर एकदम आपको अपडेट आ गई वापस फंकी स्टाइल पे. तो आप एकदम एज अ डिज़ाइनर यू कैन अंडरस्टैंड आप शफल नहीं कर सकते. वो शफल करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी फिग्मा की फ़ाइल, फोटोशॉप की फ़ाइल, इलस्ट्रेटर, जिस में भी टूल में आप काम कर रहे हैं, आप एकदम टूल्स में शिफ्ट नहीं होते या आप एकदम प्रोजेक्ट में शिफ्ट नहीं होते. यू एक्चुअली शिफ्टेड अ वन मूड बोर्ड टू अनदर मूड बोर्ड. तो आप उस मूड के साथ कनेक्ट होते हैं एंड देन इमीडिएटली यू कैन एक्चुअली यू हेल्प to switch a trigger to enter and penetrate into it. So that is a part of color theory, engaging and involvement in the UI design. तो ये यूटिलाइज होते हैं. तो कल इंसानों को इसके जितनी डिटेल में आपने अभी तक बताया है, तो ये कलर जो है इंसानों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं बहुत ज़्यादा. जैसे अगर अभी मैंने कहा कि फोटो रिसेप्टर सेल सीधा दिमाग को कनेक्ट कर रहे हैं, तो दिमाग एक इमोशन ट्रिगर कर रहा है, कोई ना कोई इमोशन रिलीज करता है. सो उसका काम है कैलोरीज बर्न करने के लिए उसको कुछ करना है. सो दैट इज़ अ इमोशनल कनेक्शन. वो तो मैं आपको इसकी कुछ मिसालें देता हूँ कि लेट्स से रेड कलर, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको वो रेड कलर नज़र आएगा, ऑरेंज नज़र आएगा. सो ये कलर्स क्या करते हैं, ये आपकी भूख में इजाफा करते हैं. वो कभी ब्लू इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपने ब्लू कलर में वहाँ जाके बैठना है और यू विल स्टे काम, क्योंकि ब्लू आपको काम करता है. सो ब्लू कलर आपको मिलेगा ऑफिसेज में, क्योंकि वो आपके ह्यूमन को साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. सो ब्लू इज़ फॉर योर वर्क, नॉट फॉर द फूड और फॉर द आइसक्रीम्स. बट येलो एंड रेड एंड ऑरेंज इज़ फॉर द फूड. तो वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. ये जो इंसानों के जो परसेप्शंस बने हुए हैं कलर के बारे में या चीज़ों के बारे में, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है. फिर ये इमोशंस को तो ट्रिगर करता ही है, जो उसके अपने तौर पे मिथ बनी हुई है, कोई उसका अपना एक बिलीव है किसी कलर के हवाले से. हाँ, तो उसको भी इन्फ्लुएंस करता है ये. ज़बरदस्त. जो बिलीफ और मिथ्स है ना, वो किसी भी जगह पे कई लेवल्स में होता है. इंसानी लेवल पे, इनफरादी सतह पर इंडिविजुअलिज्म, ग्रुप की सूरत में किसी फ़िरके के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ, या उससे हाई लेवल नेशन वाइड या इंटरनेशनली आप किसी चीज़ में. तो जहाँ पे भी आप देखते हैं एक परसेप्शन जो बिल्ड हुआ होता है, उसमें कलर बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है आपको. यू कैन सी आल्दो कि इट्स अ फुल स्टेटमेंट कि रिलीजियस बेस्ड इट्स अ मुस्लिम कलर, इट्स अ क्रिश्चियन कलर, इट्स अ हिंदू कलर, इट्स अ सिख कलर. तो इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं. वो इसलिए बनी होती हैं कि वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. दुख के लिए कलर हो दुख गया, के लिए, इमोशंस के लिए कलर असाइन हो जाते हैं. अच्छा, और ये भी माशरे टू माशरा फ़र्क हो जाता है. फॉर इंस्टेंस अगर हम रेड कलर की बात करें तो चाइना में रेड कलर को लकी माना जाता है और कुछ माशरों में उसको डेंजर माना जाता है. सिमिलरली वाइट कलर कहीं पे खुशी का सिंबल है, ट्रस्ट है, एंजल है, और वही वाइट कलर कहीं मातमी के तौर पे सिंबल और दुख के लिए इस्तेमाल हुआ. और अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ ब्लैक कलर मातम के लिए इस्तेमाल होगा, वाइट कलर खुशी के लिए इस्तेमाल होगा. सो दीज आर, इट हैज़ द इन्फ्लुएंस ऑन दी पर्सन्स एंड नेशंस एंड कल्चर्स. इसका कल्चरल इम्पैक्ट है. मैं थोड़ी सी चीज़ को क्लैरिफाई करना, हम इतनी डिटेल में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यूआई डिज़ाइन जब आपने करनी है जी, तो उसमें वो शख्स देखने वाले किसी भी कल्चर से हो सकता है, किसी भी मुल्क से हो सकता है, एग्जैक्टली किसी भी आप कह लें स्कूल ऑफ थॉट से हो सकता है. तो इन चीज़ों का सारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कलर्स में. बिल्कुल ऐसा ही है. इसीलिए कुछ चीज़ें आप इस तरह से करते हैं कि या तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को इसीलिए डिफ़ाइन करते हैं कि मैं उनके मुताबिक सोच के कलर्स को रखूँगा. बिल्कुल. और अगर आपकी टारगेट ऑडियंस पूरी दुनिया ही है तो फिर आप देखते हैं कि फिर इनिशिएटर अपनी टारगेट को प्राइमरी टारगेट ऑडियंस के तौर पर इन्फ्लुएंस करता है. फॉर इंस्टेंस, अगर पूरी दुनिया के लिए एक एप्लीकेशन बन रही है जिसका नाम है ABC, मैं नाम लेने लगा तो लेट्स से ABC, और उसका कलर है एक्वा ग्रीन, और वो एक्वा ग्रीन स्वीडन से है. सो स्वीडन का एक ख़ास एरिया जिसको प्रेजेंट करता है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ वो कुछ कर नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना है. तो अगर डेमोग्राफी है तो आप उसको फोकस करेंगे. अगर डेमोग्राफी बेस्ड फोकस नहीं है और ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है तो फिर आप अपने आप को फोकस करते हैं. सो दैट्स, यूआई डिज़ाइनर को मेरे ख्याल से यहाँ पर चीज़ें कुछ समटाइम हेल्प कर देती है कि अगर ब्रांड गाइडलाइन बनी हुई है, ठीक है या नहीं है ऐसा. हाँ, डेफिनेटली ऐसा ज़रूर है, क्योंकि ब्रांड गाइडलाइन अगर बनी है और यूआई डिज़ाइन अब उसने बनाना है
तो उसके पास कई सवाल उठेंगे कि क्या ये वाकई जेन्युइन है, ये स्टाइल गाइड उस माशरे के लिए ही है जिसके लिए मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ। वो उसके ऊपर ना कर सकता है या सवाल उठा सकता है। तो अगर तो वो सवाल उठा सकता है और हो सकता है कि स्टाइल गाइड ठीक ही बनी हो, सवाल की इजाज़त होनी चाहिए ना। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट ये है कि वो स्टाइल गाइड आइडियली कब बनती है। तो स्टाइल गाइड बनती है जब आप यूज़र रिसर्च के प्रोसेस को डील कर लें, आपके पास ऑडियंस आ गया, स्टेक होल्डर के पॉइंट भी आ गए, रियलिटी चेक भी आ गया, गैप ख़त्म हो गया। तो फिर आप डिफ़ाइन करते हैं कि जिस यूज़र पर्सोना के लिए मैं ये यूज़र स्टोरीज कवर कर रहा हूँ और मैंने ये डिज़ाइंस बिल्ड करने हैं, उसके लिए ये कलर्स कौन से हैं और वो इन कलर्स के मतलब को कैसा समझता है, उसके इकोसिस्टम में ये कलर की परसेप्शन क्या आती है। तो इन चीज़ों को आप डिफ़ाइन करते हैं उस टाइप। या हम भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम ऐसा होता है कि एक चीज़ प्री बिल्ड हुई भी होती है, उसको आपने रीडिज़ाइन करना होता है। समटाइम नया प्रोजेक्ट है तो उसकी कुछ चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। तो ये बात की वजह है कि जो नया प्रोजेक्ट शख्स काम करने लगा है, यूज़र डिज़ाइन, वो उसको क्वेश्चन कर सकता है। ना सिर्फ कर सकता है बल्कि आपको नज़र आता होगा कि बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो हर साल अपने आप को रीब्रांड करते हैं, और बल्कि ऐसे स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे गाने के प्रोग्राम होते हैं और वो वर्ल्ड वाइड हैं। हर माशरे में उनके कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, उनके लोगो चेंज हो जाते हैं, उनकी तो ब्रांड दैट इज़ अबाउट जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो भी उसका डिज़ाइनर है वो प्री बिल्ड स्टाइल गाइड या ब्रांड गाइड उसने पकड़ी, उसके बाद उसने कस्टमाइज़ की, उस कस्टमाइज़ के साथ उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। बट अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो उससे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो उसके पास रीज़न होनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट द रीजनिंग। तो हम भी यहाँ पे रीजनिंग बात कर रहे हैं। सो इट्स क्योंकि ठीक है, अगर उसको मिली भी है, फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि यार अब हम ये जो यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं इसने फलां रीजन में चलना है। फॉर इंस्टेंस आप कह लें हमारे यूआई में है, तो यूएई के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर माइट पॉसिबल है कि जो ब्रांड गाइडलाइन बनाई गई थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई गई हो, वर्ल्ड वाइड बनाई गई हो। तो अब एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस उसके मुताबिक वो क्वेश्चन कर सकता है, चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल। बड़ी बल्कि एक फ़नी बात मेरे जहन में आई, आपने यूएई का जिक्र किया, तो यूएई का अपना ब्रांड नेशनल लोगो और झंडा 17 टाइम्स चेंज हुआ है। So, अगर उनका झंडा चेंज हो सकता है तो प्रोजेक्ट तो चेंज हो सकते हैं। जो हम जो कलर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्राइमरी कलर्स भी होते हैं। कलर थ्योरी में जिस तरह मैंने आपको बात बताया था कि इट्स अ फ्रेमवर्क, रूल्स हैं कि आप डिफ़ाइन करते हैं कि मैं किस तरह से लेके चलूँगा। तो वो जो किस तरह लेके चलने वाला मामला है ना, तो उसके स्टेप्स यही हैं। प्राइमरी कलर होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टेरिशरी कलर होते हैं। अच्छा, इसमें आपकी पिछली बात से मैं जोड़ता हूँ कि क्या प्री डिफाइंड प्राइमरी कलर्स कुछ हैं? प्री डिफाइंड भी होते हैं, बट यू कैन यूटिलाइज योर ओन। तो अगर आपने खुद से यूटिलाइज करना है उसको, तो डिस्कशन से वैसे ही निकाल देते हो, तो आपकी चॉइस है। वो तो आपकी चॉइस, या आप डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस एंड डेमोग्राफी। बट प्री डिफाइंड जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी कलर्स में नॉर्मली एक गलत चीज़ समझी जाती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये प्राइमरी कलर्स नहीं है, ये स्पेक्ट्रल कलर्स हैं जो ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो आपके प्राइमरी कलर्स हैं वो हैं रेड, ब्लू एंड येलो। ये वो कलर्स हैं जो प्राइमरी हैं, ये किसी कलर के मिक्सचर के साथ नहीं बनते। यू कैन मेड ऑरेंज फ्रॉम रेड एंड येलो मिक्सचर, लेकिन आप येलो और ऑरेंज के मिक्सचर से रेड नहीं निकाल सकते। सो रेड, येलो और ब्लू ये प्राइमरी कलर्स हैं। तो डिफ़ॉल्ट आपके पास ये, फिर आप उसमें से टेरिशरी निकालते हैं, सेकेंडरी निकालते हैं, टेरिशरी निकालते हैं, और आगे अगर जाना चाहें तो आगे जा सकते हैं। बट यू हैव द चॉइस टू कस्टमाइज इट। ठीक है। कलर हार्मनी जो है, हमने कल उसकी बात कर ली कि हमारे पास जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, कलर हार्मनी क्या चीज़ होती है? इंटरेस्टिंग। कलर हार्मनी, आप काफ़ी तैयार होके हैं मैं अपने क्वेश्चंस के लिए। सो कलर हार्मनी जो है ये इट्स अगेन अरेंजमेंट ऑफ द कलर्स जो कोई एक तरह का मीनिंग दें। जैसे सटल कलर हैं या लाइट कलर्स हैं या डिफ्यूज्ड कलर हैं या डल कलर हैं या शॉक कलर हैं। तो उस हार्मनी को क्रिएट करने का तरीका ये कि एक कलर के साथ दूसरे कलर कौन से आएंगे। जैसे अभी बात हुई रेड के साथ ब्लैक नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? वाइट आएगा। अच्छा, कोई वाइट के अलावा भी आ सकता है, यस। तो उसके कम्बिनेशन के कुछ तरीक़ेकार है। एक कलर व्हील होता है जिसमें आप चीज़ें बनाते हैं। उस कलर व्हील में एक तरफ रेड है, एक तरफ येलो है, एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ ब्लू है। सो RGB का कलर व्हील अगर आपने बनाया तो उस कलर व्हील में आपका कम्बिनेशन ये है कि जो उस कलर व्हील में ऑपोजिट कलर है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक। सो रेड के उस व्हील में जो ऑपोजिट कलर है ना, वो उसका कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो आप डिज़ाइन में उसके साथ लगा सकते हैं, नज़र आएगा। एक स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट के दाएं बाएं। फिर उसके बाद आपके पास ट्राइड कलर्स होते हैं जो बिल्कुल, ये रेड, ग्रीन, ब्लू एक्चुअली ट्राइड हैं। फिर आपके पास मोनोटोन कलर हैं, एक्रोमेटिक कलर हैं, मोनोटोन एक्रोमेटिक कलर्स हैं, लॉट्स ऑफ देम। सो ये सब हार्मनी है जब आप कलर डिफाइन करते हैं कि इस कलर के साथ ये कलर जाएंगे। कलर कंट्रास्ट भी इसी को कहते हैं।
कलर कंट्रास्ट अ बिट ऑफ, नॉट एवरीथिंग। क्योंकि मेरे ध्यान में खवातीन आई हैं थोड़ी सी, वो जब कंट्रास्ट कर रही होती है ना अपने सूट का और इन चीज़ों का। कलर कंट्रास्ट एक्चुअली ये है कि कौन सा कलर ये जो हार्मनी है ना, इसमें सटल भी आया था कि इसके साथ जाएगा। लेकिन अगर आप लेट्स से यूआई डिज़ाइन के हवाले से बात करें या यूआई के बगैर, पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपने शर्ट पहनी है डार्क ये नेवी ब्लू और अब आपने एक टाई पहन ली है मैरून कलर की, तो वो नहीं दिखेगी, वो इसके साथ सटल हो जाएगी और वो अच्छी भी नहीं लगेगी। डिफरेंशिएट सटल करना है तो ब्लू का ही शेड होगा, ठीक है, ठीक हो गया, ये सटल होगा। तो राइट सटलमेंट ये कलर हार्मनी है। और ऑपोजिट ये भी हार्मनी में आता है। तो अब जो आपने कंट्रास्ट का, कंट्रास्ट इज़ अ वन टाइप ऑफ अ हार्मनी। तो कंट्रास्ट में आप क्या करते हैं कि कौन सा कलर उसके ऊपर दिखेगा कि आपका इसके ऊपर मैंने वाइट लगा दिया तो डार्क कलर पे वाइट उठेगा, या येलो आपने लगा दिया उठेगा सही, चाहे अच्छा लगे या ना लगे आपके फैशन में। डिज़ाइन में, यूआई डिज़ाइन में अगर आपने एक बटन बनाया उसका एक कलर रखा है, उसके ऊपर आपने टेक्स्ट का एक कलर रखा है, इट मस्ट बी विजिबल। दैट्स वाई यू यूटिलाइज द कंट्रास्ट। इस तरह बैकग्राउंड में कौन सी चीज़ ऊपर उठेगी, तो ये भी आपके कंट्रास्ट का काम आता है। कंट्रास्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो कि पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, तो सो PWD इट्स 1.3 बिलियन। सो इतना बड़ी तादाद है जो डिसेबिलिटी का शिकार है। और यहाँ पे डिसेबिलिटी का मतलब मेजर डिसेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे डिसेबिलिटी का मतलब है जो सटल डिसेबिलिटीज़ है, लाइक कलर ब्लाइंड्स, देयर इज़ अ पीपल विद एपिलेप्सी, पीपल विद hearing issues, people with some minor issues even. So इतनी बड़ी तादाद में अगर डिसेबिलिटी हैं, और स्पेशली वो डिसेबिलिटी जहाँ पे विजुअल कॉग्निटिव कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आ सकता हो, उसका ख्याल रखना, उसका आप ख्याल रख सकते हैं। तो आप ख्याल ऐसे रख सकते हैं बिल्कुल कंट्रास्ट के थ्रू। तो इसके चेक करने के भी प्रोसीजर होते हैं, आपके पास एप्लीकेशंस भी होती हैं जिसे आप चेक करते हैं। तो कोई ऐसी प्रैक्टिस हमें बताएं, कोई प्रैक्टिस ऑलरेडी डिफाइन हुई हो, आप कह लें कि कलर कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए। कलर्स को जब आप कंबाइन करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। यस, देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स, और कोई प्रोसीजर सही गलत नहीं होता। देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग गुड एंड बैड। सो जो प्रोसीजर मैं यूटिलाइज करता हूँ उसमें ये होता है कि सबसे पहले डिफाइन कर लिया जाता है कलर कोड। जैसे यू मेंशन कि आपके पास स्टाइल गाइड हो तो वो आप डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जो डिफ़ाइन किया ना, आप उसको उसमें आप प्राइमरी कलर पैलेट रखते हैं और सेकेंडरी कलर रखते हैं और टेरिशरी कलर रखते हैं। और जो आपका कलर पैलेट है ना, वो मैं काफ़ी छोटा रखता हूँ। आई थिंक यू माइट बी अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इफ़ यू डाउनलोड द मटीरियल गाइड और डिज़ाइन सिस्टम, यू फाइंड अ लॉट्स ऑफ कलर आउट देयर। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास चॉइसेस हैं इनको देखने की, और उसमें से पिक करें, 3 कलर पिक करें, 4 करें। वो आप 1000 के 1000 कलर जब यूटिलाइज़ करता है डिज़ाइनर, तो उसको एक्चुअली पता नहीं कि मैंने आगे करना क्या है। सो आपको अपना एक प्राइमरी कलर पैलेट बनाना होता है जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है और छोटा सा होता है। उसके अंदर वेरिएंट्स फिर वो खुद बना लेता है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है कि आपने उसको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कलर की मीनिंग होंगे, मीनिंगफुल कलर्स हैं, उसके हाईलाइट की मीनिंग अलग है। फिर उसमें से वो डिफ़ाइन करता है कि इन कलर्स के अंदर जो हमने कलर्स डिफ़ाइन किया उनके मीनिंग्स चलते जा रहे हैं, तो उनकी हायरार्की क्या है। जब आपके पास कंटेंट की हायरार्की होती है, टेक्स्ट की हायरार्की होती है, देयर मस्ट बी अ कलर हायरार्की। तो कलर्स में भी आपके पास हायरार्की आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं एक कलर इस्तेमाल करता हूँ साइट में जहाँ पे 3 कलर इस्तेमाल होने हैं, तो उसमें जो कॉल टू एक्शन का कलर है मैं वो हेडिंग में इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं वो कॉग्निटिव प्ले करता हूँ यूज़र के साथ कि जब ये कलर आएगा तो उसे पता है यहाँ क्लिक करना है। उसको माउस ऊपर करके देखना नहीं पड़ेगा या हाथ से देखना नहीं पड़ेगा ये क्लिक होता है कि नहीं, उसको सिंपली पता है ये क्लिकेबल है, और हेडिंग पे उसे पता है यहाँ क्लिक नहीं करना। सो दैट्स अ सटल थिंग। अगर आपके पास कलर की चॉइस थोड़ी है फिर तो आप एक कलर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल वे जिसमें फिर आप टेस्ट एंड आइट्रेट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो यूज़र एक्सपीरियंस की प्रैक्टिस है, एक कलर की हार्मनी जो मैंने डिफ़ाइन किया, जो थ्योरी डिफ़ाइन किया, सेलेक्ट किया और कंबाइन किया, वो मैसेज मेरे कस्टमर तक भी पहुंचे या मेरे यूज़र तक भी पहुंचे। अगर नहीं पहुंच रहा तो यू विल चेंज द कलर्स। आपने जितना डिटेल में बताया, मेरे ध्यान में सवाल आया कि कलर हम हायरार्की डिफाइन कर रहे हैं, कलर शेड्स डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें फिर अब जो ट्रेंड्स हैं, डार्क थीम, लाइट थीम, वो भी फिर तो कलर आप कह लें फिर इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे ही है अगर आप डार्क थीम की तरफ जा रहे हैं तो। एंड दैट्स वाई कि आपके पास ना जो भी आपका टूल है, अब उसके अंदर चीज़ें आती जा रही हैं एडवांसमेंट्स की, कि आपके पास वेरिएंट्स हैं
आपके पास डिज़ाइन टोकन्स हैं, डिज़ाइन टूल, डिज़ाइन चीज़ों के अंदर ही, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले से नहीं था। तो अगर आपके पास डिज़ाइन टोकन्स अवेलेबल हैं तो वो इसीलिए आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आपने टेस्ट किया, इटरेट करना है, तो आपको कोई 1000 स्क्रीन्स में 2000 स्क्रीन्स में जाके चेंज नहीं करना। आपने अपने डिज़ाइन टोकन्स को अपडेट करना है और एक बार फिर आइट्रेट कर लेना है। जो यूज़र साथ बैठा है आपने उसके साथ ही चेंज किया और दोबारा आइट्रेशन के लिए भेज दिया उसे कि आप मुझे टेस्ट करके दें। सो ये नहीं है कि काम आपका बड़ा, बल्कि ऐसे आसान ही होगा। जी, जिस तरह हमने टेस्टिंग की बात की कि आपने कलर को चेक भी करना है और आपको उसके साथ भी देखना है कि जो कलर ब्लाइंड लोग हैं वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। जी सही। तो हमने जितने अभी तक बात की है कलर थ्योरी की, और आप कह लें इसका इम्पैक्ट भी होता है, ह्यूमन इमोशंस को भी ट्रिगर करता है, तो कुछ सक्सेस स्टोरी हो जहाँ कलर ने ऐसा रोल प्ले किया हो कि आप कह लें कि बिजनेस को सक्सेस हुई हो। लेता हूँ एक ड्रॉपबॉक्स की और ट्रेलो की, इसका जिक्र शायद पहले हुआ है। तो ड्रॉपबॉक्स के अंदर उन्होंने कलर को किस तरह से इस्तेमाल किया था जिससे उनकी प्रोडक्ट की सक्सेस में मदद मिली थी। सो दे यूटिलाइज द ब्लू कलर इन अ वेरी सटल मैनर, इन अ वेरी ग्रेट मैनर, कि उन्होंने एक्शन आइटम्स को ब्लू कलर में ले गए। सही। अब एक्शन आइटम भी ब्लू कलर में है, उनके टैग्स भी ब्लू कलर में है, एंड पीपल अंडरस्टूड कि हमें कोई भी काम करना है तो इस ब्लू कलर को देखते हुए उन्होंने अपने क्लिकेबल आइटम्स करने हैं। सो देयर इंटरेक्टिव एंड इमर्सिव एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन द कलर्स। बिल्कुल। सो ये ड्रॉपबॉक्स की अल्टीमेट सक्सेस ये है कि उस टाइम कोई भी एप्लीकेशन ऐसे नहीं कर रही थी। दूसरा इसी की मिसाल में ट्रेलो है। ट्रेलो में ये है कि डिफरेंट कलर डिफाइन किए उन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके 10 प्रोजेक्ट्स हैं आपकी कंपनी में चल रहे, तो आपने एक प्रोजेक्ट को रेड कलर दिखा दिया, डिफाइन कर दिया, एक को ब्लू कलर डिफाइन कर दिया, एक को पर्पल डिफाइन कर दिया। तो अगर आप आपस में बैठ के काम कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि किसी से गलती हुई है, तो आपको वो जाके देख के कि यार ये सारी डिस्कशन के बाद पता चले कि उसने गलत प्रोजेक्ट खोला हुआ था, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि अगर आप पर्पल प्रोजेक्ट में है तो उसकी हेडिंग भी पर्पल है, उसका सिलेक्टेबल भी पर्पल है, उसकी कॉल टू एक्शन भी पर्पल है, और हम सब येलो वाले पे बैठे हुए हैं प्रोजेक्ट में, तो वो उसके कलर देख के पता चलेगा ये आपने गलत प्रोजेक्ट खोला, वो दूसरा प्रोजेक्ट पर्पल। सो इट्स एक्चुअली यूटिलाइजिंग द कलर्स, दे चेंज्ड, दे सेव द पीपल टाइम एंड चेंज द कंप्लीट वर्क मॉडल, जिसकी वजह से ट्रेलो हाथों हाथ निकला था। सो प्रोजेक्ट की सक्सेस का कलर से बहुत गहरा ये उन्होंने आपके जो कलर्स हैं आपके प्रोजेक्ट कलर से मैच करने के लिए आपको ऑप्शन दे दी। बट यू थिंक इससे पहले किसी ने नहीं ये सोचा था कि यार कलर्स के साथ ऐसा भी हम प्ले कर सकते हैं, ऐसा भी प्ले कर सकते हैं। कलर हायरार्की जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है? कलर हायरार्की कई चीज़ों के अंदर क्रिएट की जाती है कि आपका नेविगेशन बार किस तरह से आएगा। सो एक अपने हायरार्की क्रिएट कर दी, सो स्टैंड आउट कर दिया। आपके बैनर्स कैसे आएंगे, आपके बटन्स कौन से होंगे, एक्शनेबल आइटम्स, सो आपकी हेडिंग्स के स्टाइल क्या हैं। सो जिस जगह पे भी आपने उसको यूटिलाइज़ करना है अपने इन्फॉर्मेशन फ्लो के साथ, तो जैसा हम एक बार जिक्र कर चुके हैं कि जैसे यूज़र फ्लो है उसमें हायरार्की डिफाइन करते हैं, टाइपोग्राफी में हायरार्की डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कलर्स में भी आप हायरार्की डिफाइन करते हैं। कि मोनोक्रोमैटिक कलर्स कौन से होते हैं? ज़बरदस्त। इस सवाल को थोड़ा सा मैं फैलाता हूँ। मोनोक्रोमैटिक और एक्रोमैटिक, ये दो नाम है। सो एक्रोमैटिक शेड्स ऑफ ग्रेज है। सो देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट। सो ब्लैक से वाइट की ट्रांजिशन में ब्लैक, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे एंड देन वाइट, सो जो उसके शेड्स हैं उसको हम एक्रोमैटिक कहते हैं। सो एक्रोमैटिक कलर वाइट टू ब्लैक और ब्लैक टू वाइट। जो मोनोक्रोमैटिक हैं ये किसी भी एक कलर का सटलनेस है, लाइक लाइट ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू, फिर उससे डार्क ब्लू, फिर उससे डार्क ब्लू, फिर उसके डार्क ब्लू, या लाइट रेड, उससे डार्क रेड, उससे डार्क रेड, उससे। सो किसी एक कलर को अडॉप्ट करना और उसके शेड्स के साथ प्ले करना मोनोक्रोमैटिक है। और अगर आप कलर निकाल दें तो ब्लैक एंड वाइट है तो वो एक्रोमैटिक है। दोनों की बात एक है। ठीक है, ब्लैक एंड इट्स अ डेंसिटी ऑफ द कलर, लाइट कितनी ज़्यादा यूज़ होगी वेवलेंथ के साथ। टोन भी इसको कहते हैं, कलर टोन। कलर टोन और चीज़ है। कलर टोन जो है ना वो HSL है असल में। दो और ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी बात कि HSB, HSL और HSV, ये 3 मॉड्यूल्स हैं जिसके साथ आप कलर को यूज़ करते हैं फॉर द कलर टोन्स। तो वो आप किसी एक कलर के अंदर रहते हुए उसको हाई लाइट डीम करना, लेकिन उसमें बाकी कलर्स भी शामिल हो जाते हैं, यानी एक कलर के साथ दूसरे कलर्स भी हैं, तो सब इकट्ठे कम ज़्यादा हो रहे हैं। मोनोक्रोमैटिक सिर्फ एक कलर की बात हो रही है। अगर आपने अपने दादाजी के ज़माने का या पुराने ज़माने का टीवी देखा हो तो ब्लैक एंड वाइट तक कलर नहीं होते थे। तो अगर वो बचपन में कभी झलक पड़ी हो तो एक टाइम आया था जब उसमें उन्होंने कलर डालने के लिए ना उसके ऊपर एक प्लेट रखना शुरू की थी। टीवी के साथ आती थी एक, तो वो ये होता था कि वो रेड कलर का हो जाता था, तो वो सब कुछ ही रेड हो जाता था। सब कुछ रेड हो जाता था। सो वो जो ब्लैक एंड वाइट का कलर आया था ना इनिशियली कि वो सब कुछ ही रेड हो गया है,
सो वो है आपका मोनोक्रोमेटिक, एक कलर का शेड। एक कलर का शेड। लेकिन अगर सारे टीवी की ब्राइटनेस कम हो गई है या ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है तो उसमें रेड, ब्लू, ग्रीन जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे लाइट हो गए हैं या सारे के सारे डल हो गए हैं। दैट इज़ कॉल्ड कलर टोन। वो कलर एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, तो जब एक्सेसिबिलिटी को आप देखते हैं तो उसमें फिर कलर टोन्स उन लोगों के लिए जो कलर ब्लाइंड हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं? उसका भी कोई प्रोसेस है या कोई कलर डिफाइन हुए हुए हैं? ओके, सो नॉट ओनली द कलर ब्लाइंड्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जिनको विजुअल किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो सकती है, तो देर आर सटल कलर्स। उसमें आप कलर स्कीम्स ऐसे डिफाइन करते हैं जो ईजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं। लाइक मैंने आपसे शुरू में बात की आपके पॉडकास्ट में कि इट्स वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो आपके पिगमेंट्स को डील करता है, जो आपके फोटो रिसेप्टर्स सेल्स हैं जो कॉन्स की तरह वर्क करता है, उनमें जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा हैं वो उसको इंडिविजुअल कलर की तरह डील करता है। और जो एक तरह के हैं जिसमें किसी किस्म का चांस हो सकता है या डिफरेंस कम है या चांस ऑफ द प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप यूनिक कलर की तरफ आ जाते हैं। यूनिक कलर्स कौन कौन से हैं? सो लाइक आई मेंशन के जो एक दूसरे के मिक्सचर के साथ नहीं बन सकते। सो रेड है, येलो है और ब्लू है। इनमें से रेड कलर की डेफिशिएंसी अक्सर लोगों को होती है, तो ब्लू और येलो आपके पास अभी भी मौजूद है। सो कौन से कलर ऐसे हैं जो ब्लू के स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हैं या अपने कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और कौन से कलर हैं जो येलो के स्प्लिट हैं और सो येलो के और ब्लू के स्प्लिट ग्रीन है और इवन ऑरेंज तक जा सकता है। सो एक्वा है। सो दीज आर द कलर्स जो कि ईजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं। सो रेड के आंसर को आप निकाल देते हैं और रेड के साथ साथ को यूज़ कर लेते हैं। सो रेड के साथ साथ पिंक में जाया जा सकता होगा, पिंक में, पर्पल में, ऑरेंज में, येलो में। ठीक है। तो कोई रिसर्च कोई मौजूद हो जिसको जब आप कलर रख रहे हो तो आप डिसेबल लोगों के लिए उसको देख सकते हैं? अब तो एक्सेसिबिलिटी टूल्स हैं, तो मतलब जो रिसर्च हैं वो तो W3C में आपको मिल जाएगी। पीपल विद डिसेबिलिटी का पूरा सेक्शन है वहाँ पे, तो बल्कि वहाँ पे वो सर्टिफिकेशंस भी होती हैं। अगर आप वहाँ पे करना चाहें ना तो बाकायदा आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं कि मैं CSS में कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं किसी डिज़ाइन के टूल में कैसे कर सकता हूँ। और अगर हम बात करें अब डिज़ाइन टूल्स में, तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी टूल्स ऑनलाइन भी हैं जिसमें आप अपने डिज़ाइन को चेक करके एक्सेसिबिलिटी वैलिडेशन कर सकते हैं। और फिग्मा में प्लगइन्स हैं जिसमें आप पूरे साइट को एनालिसिस कर सकते हैं और वो आपको परसेंटेज में बताता है कि कितना परसेंट ये PWD के क्लोज है। सो यू कैन यानी कि हम टूल्स में ऑप्शंस मौजूद हैं, प्लगइन मौजूद है, उस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। एग्जैक्टली ठीक है। जो भी कलर पैलेट्स आपने डिफाइन किए हैं आप उसको वैसे भी चेक कर सकते हैं, कलर पैलेट्स भी, और अगर आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन कर ली है उस वक्त भी तो आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं कि हो सकता है आपके कलर ठीक हों। लेकिन जब आपने उसके एप्लीकेशन में लाए हैं ना, तो उस कलर के ऊपर जो कलर आपने उठाया था जो स्टैंड अलोन ठीक थे लेकिन एक दूसरे के साथ हारमनी में वो PWD के लिए नहीं रहे, तो वो आपको बता देगा। ब्रांडिंग जो होती है हमारे पास, उसमें रंग कितना अहम रोल प्ले करते हैं? ब्रांडिंग में रंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि जो विजुअल आइडेंटिटी है उसमें रिपीटेडली आप जो कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूज़र को एक कनेक्शन बिल्ड करने में मदद देता है कि उनका कॉग्निटिव मेमोरी में ये चीज़ आ जाती है कि दिस इज़ दी a meaningful color, this is actionable color, or this is the brand use that color for particular purpose. For instance कि मैं जिस वक्त भी एक ख़ास किस्म का रंग देखता हूँ तो मेरे जहन में एक कंपनी का बर्गर आता है, ठीक है। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट चूजिंग ऑफ दैट कलर। शुरू में हमने यहाँ पे एक टेलीफोनिक कंपनी थी जिसने एक ख़ास कलर इस्तेमाल किया था जो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था, तो वो जब भी उस कलर को देखते हैं हमारे जहन में वही कंपनी आती है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कंपनी। सो कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं यूज़र को कनेक्शन बिल्ड करने में। फिर ये यूज़र के इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर देते हैं विद द ब्रांड। सो अ मैच ऑफ द यूज़र पर्सोना एंड द ब्रांड पर्सोना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद द कलर्स। और लेट्स से एक चीज़ बड़ी, बल्कि ये सवाल से मेरे जहन में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद ऊपर डिस्कस होनी चाहिए थी, बट दिस इज़ अ गुड एरिया। और वो गुड चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा कलर इमोशंस को ट्रिगर करते हैं तेज़ी के साथ, यानी इम्पल्सिव डिसीजंस में, उतना ज़्यादा कोई और चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती। वर्ड्स इम्पैक्ट नहीं करते, टाइपोग्राफी नहीं करते, वर्ड्स इम्पैक्ट नहीं करते, मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज इम्पैक्ट नहीं करती जितना कलर इम्पैक्ट करता है। तो कलर आपका इम्पल्सिव डिसीजन लेता है। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, सो यूजिंग ऑफ द राइट कलर्स विल एक्चुअली चेंज योर इमोशंस एंड यू फॉर द सर्टन टाइम ऑफ द पीरियड यू कैन बी फूल्ड।
एंड देन यू कम बैक एज अ वाइस गाय। तो यानी कि आप ब्रांड में कलर की जो अहमियत है वो टाइपोग्राफी या बोल लें या राइटिंग उन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है, बिकॉज अगेन दोबारा जहाँ से हमने बात शुरू की थी, लाइट की स्पीड सबसे तेज़ है, राइट? अभी तक जो नॉन हमें नज़र आई हैं, सो लाइट की स्पीड आपकी आंख में गई, आंख से ब्रेन फोटो रिसेप्टर्स ने गए, ब्रेन ने इंटरसेप्शन किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एकदम ट्रिगर हो गई और वहाँ से आपके इमोशंस चेंज हुए। अभी आपकी बाकी चीज़ों को समझ ही नहीं आई कि क्या करना है, तो वहाँ पे बात पहले ही हो चुकी हुई है। सो दैट्स द मेन साइंस अबाउट इट। ये इमोशन चेंज कर चुके हैं। आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं थी तो उस कलर को देख के आप ख़रीदने का फैसला कर चुके हुए हैं। अभी दिमाग ने एक्ट ही नहीं किया कि इसकी प्राइस क्या है, अभी चीज़ें क्या है, वो फैसला हो चुका है। हम बात भी कर रहे थे कि आप आइसक्रीम के लिए कलर चूज़ करते हैं तो आप देखते हैं, तो इस तरह अगर आप एक बात में इमोशंस तो होते हैं, आप जब बात करते हैं उसमें इमोशंस होता है और राइटिंग लिखी हुई है, तो जो बात लिखी हुई है उसको भी आपको मैच करना पड़ता है कलर के साथ। टाइपोग्राफी वो जो बात आप कर रहे हैं, आप बात बहुत ठंडी कर रहे हैं, रंग आपने चीज़ दूसरे इस्तेमाल किए हुए। स्टाइल गाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसे हम कहते हैं ब्रांड टोन एंड ब्रांड वॉइस, कि आपका ब्रांड क्या बोलेगा। तो जब आप कलर डिफाइन करते हैं कि हमारे ब्रांड का ये कलर है, तो उसके लफ्ज़ भी वो आते हैं, एंड दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द राइटर्स। कंटेंट राइटर्स नो, दो किस्म के राइटर्स हैं, मैंने इसीलिए यूएक्स राइटर एंड द कंटेंट राइटर। वो अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं ब्रांड टोन एंड वॉइस से, जो कि अगेन फॉलो करते हैं आपके ब्रांड कलर्स को। सो आपकी टोन उसके मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है। अगेन आइडियली तो ज्योमेट्रिकल शेप्स आपकी डिफाइन हो रही हैं, आपके कलर्स डिफाइन हो रहे हैं, और आपकी जो राइटिंग टोन है वो भी डिफाइन हो रही है। वो भी डिफाइन हो रही है, एग्जैक्टली। मेरा सवाल तो कलर के हवाले से, लेकिन बट ऑल दीज थिंग्स आर फॉलोड बाय द कलर्स। कलर्स के बाद ये चीज़ें डिफाइन होती हैं। बिल्कुल आपकी ठीक है। मुझे अच्छा एक मिसाल ये देता हूँ कि हमारे कलर्स डिफाइन हुए हैं रेड एंड ऑरेंज, बिल्कुल, और हमने उसके ऊपर टाइपोग्राफी बनाई हुई है ब्लेड टाइप की। आप अपने जहन में एक विजुअल बनाते जाएं कि ब्लेड कटर, और ये अब रेड जो है उससे ब्लड नज़र आता है आपको, टाइपोग्राफी में नज़र आता है, तो इट्स अ करेक्टर और पर्सोना और मास्केट जो आपके जहन में आता है, दैट इज़ अ पर्सन जो कोई फाइटर है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे चलते जा रहे हैं, उसकी ब्रांड की टोन जो है वो है एक 6 साल की लड़की की। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो आपका करेक्टर बनना है, जो मैस्कट बनना है, जो ब्रांड पर्सोना बनना है, और उसकी टोन जो बननी है वो डिफाइन होनी है, जो ऊपर से कलर आ चुके हैं जिसके साथ मैच कर चुका है टाइपोग्राफी। सो अब टोन भी वैसी बनेगी कि एक मेल, डोमिनेट मेल, दिस एज, भारी आवाज़, इवन फीमेल, बट दैट सर्टन एज ग्रुप जिसके ऊपर उसकी का, सो दैट टोन विल डिफाइन। और उसके वर्ड्स भी शार्प होंगे, उसके वर्ड सॉफ्ट नहीं होंगे। टाइपोग्राफी का हमने अलग पॉडकास्ट रखा हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ को शायद हम डिस्कस दोबारा करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कलर एसोसिएशन इसी के साथ लिंक होती भी है कि कलर बेसिकली ये लिंक होती है कलर हार्मनी के साथ कुछ हद तक, कि आप कलर को कैसे एक एसोसिएट करके किसी तरह से एक गाइडलाइन के साथ लेके आते हैं। बट कलर जो है, इसको अगर मैं एक और लेवल पे ले जाऊँ कि कलर कई जगहों से एसोसिएट हो जाता है। लेट्स से क्वेश्चन को एक और जगह ले जाता हूँ। कलर एसोसिएट हो जाता है किसी भी फ़र्द की माजी के वाक़यात के साथ, ट्रिगर हो जाता है, सो उसको चैनल कर लेता है, और ये उसको कनेक्ट कर सकता है किसी भी हालात के साथ, ये उसको कनेक्ट कर सकता है किसी एक्शन के साथ, टू डू के साथ, नॉट टू डू के साथ। तो अगर हम इस हवाले से देखें तो कलर एसोसिएशन विद द कलर्स नहीं, कलर एसोसिएशन विद द इमोशंस, और कलर एसोसिएशन विद द टाइम्स, कलर एसोसिएशन विद द स्पेस एंड द हिस्ट्री। एग्जैक्टली। सो वो आपकी कलर की एसोसिएशन इतनी सारी चीज़ों से है। जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्ट कर जाता है लाशौरी तौर पे कलर्स पे, तो इसीलिए दैट इज़ द मेन थिंग। इवन आप पुरानी तहजीबी बुक्स देख लें, 1000 साल 10,000 साल पुरानी भी अगर कोई बुक आपके हथे लगे, तो आपको पहली नोटिसेबल चीज़ नज़र आएगी कि उसका कलर बड़ा डिफरेंट था, और जो अंदर बात की गई है उस किस्म का कलर है। अगर अंदर खून का जिक्र आ रहा है तो रेड कलर है, और रेड का एक ख़ास कलर होगा। अगर उसके अंदर कोई बात हो रही है, एक रोमांटिक नावल है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी दिल जो है वो ज़मीन अर्थी होगी, और उसके अंदर ग्रीन सब्ज़ा, क्योंकि उस ज़माने में बागात होते थे और पार्क होते थे जहाँ पे ये सब मामलात होते थे। तो आपको उस तरह के कलर नजर आएंगे। बहुत आगे निकल गए हम।
इसमें आपका कलर थ्योरी के अंदर आप ये कह लें कि इसमें कोई ट्रेंड्स जो आते रहते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है? सो इस पे नज़र रखनी पड़ती है जिस बेसिकली। तरह फेसबुक ने भी चेंज किए हैं कुछ कलर अपने, थोड़ा कलर टोन चेंज किए हैं, और वो कलर तो मेन वही है। आपके पास एज ए डिज़ाइनर चॉइस होती है, आप ट्रेंड्स फॉलो करें ना करें या ट्रेंड्स क्रिएट करें। सो ट्रेंड्स क्रिएट करना इट्स अ वेरी गुड थिंग, सेटिस्फैक्शन आती है एक, लेकिन इट्स वेरी रिस्की। क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पर कोई इन्वेस्टर है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, सो आप उसके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो उसके लिए आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। सो देर आर डिफरेंट कलर्स ऑब्वियसली। सो लेट्स से मैं आपको अगर कलर की बात बताता हूँ कि इस वक्त अगर आप कोई NFT की मार्केट प्लेस बना रहे हैं, सो आपके कलर्स कौन से होंगे इमीडिएटली? कौन से? ब्लैक है, गोल्डन है, ओके, पर्पल जो पिंक के करीब करीब है, दैट काइंड ऑफ पर्पल। सही। उसकी क्या वजह है? दैट्स अ फ्यूचरिस्टिक। तो फ्यूचरिस्टिक मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए ज़्यादातर कलर इस तरह से है। इट्स नॉट नेसेसरी कि यही कलर हो, लेकिन आपको नज़र आएगा, आप देखिएगा कि द कलर फॉर द NFT आपको मोस्टली ये नज़र आएगा कि जो डार्क बैकग्राउंड के साथ दिस पर्पल। तो दैट्स अ फ्यूचरिस्टिक इफेक्ट। सो आज से 1 साल पहले कौन सा था, उससे पहले क्या था, हर मरतबा ये चेंज होते हैं। सो यू सी दैट, और उसकी रीज़न फाइंड करें, तो उसकी रीज़न से आपको उसकी सिचुएशन नज़र आ जाएगी। तो येस, ये होते हैं एंड आप तो यूज़ करते हैं बड़ा मोस्ट कॉमनली। सही। ट्रेंड्स के बारे में हमने बात कर ली, तो कलर एडॉप्टेबिलिटी इसके साथ लिंक होती है कि आप जो ट्रेंड की तरफ सोच रहे हैं वो एडॉप्ट भी किया जाएगा या नहीं किया सकेगा? अगेन आप किस कल्चर के लिए काम कर रहे हैं? अब मैं अगर कहूँ कि मैं जिस तरह नए ट्रेंड बनाने की हमने बात कर दी, आपने कहा कि भाई हो भी सकता है कि ना बने। अभी इसकी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ माशरे में हमने एक इवेंट करना है, लेट से, जो बड़ा खुशी का है, और उसमें सब लोग आएंगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जश्न मनाया जाएगा उस ब्रांड के साथ, और उसमें हमने कहा कि हम ब्लैक कलर इस्तेमाल करेंगे। सही। तो हम माशरे की 1500 साल पुरानी एक जो चीज़ चलती आ रही है उसको एक चीज़ से चेंज कर पाएंगे? अगेन ये ओपन क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर ना में नहीं दूंगा, मैं हाँ में भी नहीं दूंगा। इट्स टू रिस्की कि आप एक कलर जो कि ब्लैक मातमी कलर जो कंसिडर किया जाता है पूरी सोसाइटी में, उसको खुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। गिव इट अ ट्राई। यूजर विल डिसाइड। या यूजर विल डिसाइड। सो एडेप्टेबिलिटी मुश्किल होती है, लेकिन अगेन एडेप्टेबिलिटी हो जाती है। जैसे कि एप्पल ने अगर ब्लैक निकाला तो जिन जिन जगहों पे वो मातमी समझा भी जाता था तो भी उसके अंदर एक एडेप्टेबिलिटी आई लोगों को, क्योंकि वो उसको उस तरह कंसिडर नहीं करते थे। सो यू कैन डू दैट बाय डूइंग सटल थिंग्स, कि आप पूरा ब्लैक ना करें, आप सिर्फ शोल्डर में स्ट्रिप्स ब्लैक कर लें, आप किसी और चीज़ को, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी आती है। दैट्स अ सिंपल थिंग कि आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइन के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो स्मॉलर लेयर है कि आप एप्लीकेशन का इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, आप यूज़र को चेंज कर सकते हैं, आप यूज़र का मेंटल मॉडल चेंज कर सकते हैं, आप यूज़र का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और लॉन्गर रेंज में आप पूरा इकोसिस्टम चेंज कर सकते हैं, आप इंसानों की आदत चेंज कर सकते हैं, आप इंसानों के ख्यालात चेंज कर सकते हैं। मैं देखा है कलर्स के साथ जो है इलाज भी हो रहा है। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है? जनाब, कलर जो है वो जो इमोशन जो ट्रिगर करते हैं, तो उसके थ्रू आप एक शख्स है वो मुस्तकिल जो है आपका कलर फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो उसको इन्वायरमेंट दिया जाता है जनाब, कलर्स जो काम रखें, उसको सीलिंग रखें, अपने आप इन्वायरमेंट में चेंज करें, तो ये कलर्स जो है ये आपकी जो आप मुस्तकिल जो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं तो उसको कम करेगा। ऐसा ही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ दूसरे हिस्से से कि कम करेगा, लेकिन ये इलाज नहीं, क्योंकि वो अगेन हम जब एक यूज़बिलिटी का, यूज़र एक्सपीरियंस की रिसर्च का एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, तो उसमें बड़ी डिटेल से एक डिस्कस हुआ था कि रूट कॉज एनालिसिस, तो आपको रूट कॉज देखनी है किसी की भी चेंज पे, कि आखिर ये चेंज हुआ क्यों है, या ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, तो उसके अंदर आपको जो चीज़ें मिलेंगी तो उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर ऐसा हो सकता है। तो हम उसको वो एनालिसिस किए बगैर सिर्फ कलर से तो इलाज नहीं कर सकते, बट येस उसको एक सिचुएशन से थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। सो इसीलिए मैंने कहा मैं सेकंड बात पे आपके एग्री करता हूँ। कलर के इन्फ्लुएंस से जो है वो कुछ चीज़ों को आप कह लेंगे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हमने ट्रेंड्स के बारे में बात की है, तो करंट कलर जो है वो टाइम लैप्स भी होते हैं। जी, टाइम बाउंड, टाइम लैप्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपके ट्रेंडी कलर्स हैं जिसमें वक्त के साथ साथ चेंज होना है, तो कलर्स आपके साथ साथ चेंज होते हैं, वो जो ट्रेंड है उसके साथ आप चेंज हो जाते हैं। बट देयर आर सम टाइमलेस कलर्स,
जो हमेशा से थे और हमेशा ही रहेंगे। तो मैंने आपसे कुछ कलर मॉडल्स की बात की, जैसे कि रेड था, येलो था, ब्लू था, जो किसी मिक्सचर के साथ नहीं बन रहे। बिल्कुल तो जो मिक्सचर के साथ नहीं बन रहे वो यूनिक आइडेंटिटी रख रहे हैं। सही। इसी तरह आपके कुछ कलर्स ऐसे हैं जो किसी मॉडल के साथ हैं। कलर्स के मॉडल्स भी होते हैं, RGB आपने सुना होगा, रेड ग्रीन ब्लू के साथ, जो पिगमेंट्स के साथ स्पेक्ट्रल कलर्स कहलाते हैं। CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। सो दीज आर सम ऑफ द कलर्स जो आपके टाइमलेस हैं। बाकी इनके कॉम्बिनेशन से जो आप बना रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रेंडी, दैट्स अ फैशन। सो वो कुछ वक्त के लिए होगा, एक ट्रेंड क्रिएट होगा और आप उसे यूज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई है कलर के ऊपर। तो इस पॉडकास्ट के आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप दोबारा बुलाएं, और फिर दोबारा आपकी ऑडियंस को कुछ कोशिश करेंगे कि जो जितना हमें पता है उतना बता सकें, और अगर कुछ गलत हुआ तो आप मुझे गाइड कर सकें। सही, इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये भी है कि सवाल अगर हमारे पास आते हैं तो हम उसको भी जी बिल्कुल, आप इंक्लूड सवाल करेंगे। इंक्लूड कीजिए, इंशाल्लाह मैं उनके जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट को देखने का। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।